ಡಿಜಿ ಧನ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. कभी कभी लगता है आज भी दुनिया के कई समृद्ध देश हैं, पढ़े लिखे फॉरवर्ड कंट्रीज हैं, उनको जब पता चलता है कि हिंदुस्तान में करोड़ों लोग बटन दबा करके वोटिंग करते हैं और जब काउंटिंग होता है तो 2 घंटे में तो रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, तो दुनिया के कई देशों को अचरज होता है कि अभी तो हम चुनाव होता है तो मतपत्र प्रिंट करते हैं, गांव-गांव मतदान करने के लोग आते हैं, थप्पा मारते हैं, फिर बक्से में डालते हैं, फिर हम लोग उसका डिवीजन करते हैं, सेपरेशन करते हैं, उसके बाद काउंटिंग करते हैं. हमारे यहां तो हफ्ता लग जाता है. जिस देश को अनपढ़ कहा जाता है, जिस देश के नागरिकों को उनकी समझ पर कुछ लोग सवालिया निशान उठाते हैं, वो देश दुनिया के सामने गर्व कर सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा दुनिया में रिवॉल्यूशन लाने वाले हम लोग हैं और हम इतनी बड़ी मात्रा में सफलतापूर्वक करते हैं. कभी कभी मैं हैरान हूं, कुछ लोग होते हैं जिनके दिलो दिमाग में निराशा से ही उनका जीवन आरंभ होता है, उनका सुबह भी निराशा से होती है. ऐसे निराशावादी लोगों के लिए अभी तो कोई औषध अवेलेबल नहीं है. तो ये निराशावादी लोगों को उनकी निराशा उनको मुबारक. कोई कल्पना कर सकता है हिंदुस्तान में एक जमाना था, आप लोगों ने पुराने जमाने की मूवी देखी होगी, तो शेयर मार्केट में व्यापारी इकट्ठे होकर के चिल्लाते थे, ऐसे ऐसे उंगलियां कर करके वो अपना शेयर बाजार में दाम बोलते थे और उसको लिखने वाले फिर दूर से तय करते, हाँ ये वो बोली बोल रहा है, वो ये बोली बोल रहा है. ये एक जमाना ऐसा था. आपने देखा होगा पहले शेयर मार्केट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करते थे तो बड़े बड़े शेयर सर्टिफिकेट आते थे, उसको संभालना पड़ता था, घर में कोई ध्यान रखता था, देखो भाई शेयर लिए थे तो क्या हुआ, कोई दाम बढ़ा कम हुआ. आज हिंदुस्तान किस प्रकार से बदल को स्वीकार कर चुका है. करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट से, डीमैट अकाउंट से अपना पूरा कारोबार ऑनलाइन करते हैं. मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और वे कोई कागज का टुकड़ा नहीं, अरबों खरबों रुपयों का कारोबार चल रहा है. लेकिन इस देश के अंदर शायद हो सकता है आज मैंने कहा तो कुछ लोग जाग जाएंगे, खोजने के लिए जाएंगे कि मोदी जो कह रहा था सच है कि गलत है. क्या सचमुच में शेयर बाजार के अंदर सब ऑनलाइन होता है क्या? क्योंकि अब तक किसी का ध्यान ही नहीं हो गया. ये हो चुका है लेकिन ध्यान नहीं गया. लेकिन इन दिनों जब मैं कहता हूं कि ई पेमेंट के लिए, तो लोगों को लगता है ये कुछ नया लाया है मोदी, गड़बड़ लगता है. और इसलिए बड़े बड़े लोग, उच्च पदों पर रहे हुए लोग, वे भी अपने बड़ी मृदु भाषा में बोलते हैं, सॉफ्टली बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, देश अनपढ़ है, मोबाइल फोन कहां है, ऐसा बोलते हैं. इसलिए ये निराशा में पले बड़े लोगों के लिए मेरे पास कोई औषध नहीं है, लेकिन आशावादी लोगों के लिए मेरे पास हजारों अवसर है.
कोई धोबी सोच सकता है क्या कि वो बैंक से लोन ले सकता है? कोई छोटा सा हजाम की दुकान चलाने वाला, बाल काटने वाला व्यक्ति वो सोच सकता है कि मुझे बैंक से लोन मिल सकता है? कोई अखबार की पस्ती इकट्ठी करने वाला या अखबार बेचने वाला सोच सकता है? वो कल्पना ही नहीं कर सकता कि बैंक में मैं जाऊंगा पैसे मिल सकते हैं। सोच ही नहीं सकता, क्योंकि हमने हालत ऐसे बना के रखे। ये जो मैं डिजिटल पेमेंट की बात करता हूं, वो कैसा रिवॉल्यूशन लाएगा। और जब ये भीम सामान्य नहीं है। आपके परिवार की वो आर्थिक महासत्ता बनने वाला है। कैसे? मान लीजिए एक धोबी आज, उसके बाद लोग आते हैं, कपड़े ड्राई क्लीनिंग दिखना फलाना करा के जाते हैं, शाम को वो 500-1000 रुपये कमा लेता है, घर ले जाता है अपना गल्ला। लेकिन जिस दिन वो डिजिटल पेमेंट लेना शुरू करेगा तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। उसका मोबाइल फोन बोलेगा कि रोज का 800-1000 रुपये आते हैं, 100-200 रुपया बचते हैं। फिर उसको बैंक से अगर लोन लेना होगा तो बैंक को कहेगा, देखो भाई मेरे मोबाइल चेक कर लीजिए, मेरे अकाउंट में इतना पैसों की लेन देन चलती है, अब मुझे जरूरत है 5000 रुपया चाहिए, दे दीजिए। ये व्यवस्था ऐसी होगी कि आज उसको साहूकार के पास ऊंचे ब्याज से 5000 रुपया लेना पड़ता है, वो अपने मोबाइल फोन से वो दिन दूर नहीं होगा, 5 मिनट के भीतर 5000 रुपया उसके खाते में मिल जाएंगे। ये ई बैंकिंग की व्यवस्था डेवलप होने वाली है। ये दिन दूर नहीं होगा दोस्तों, ये होने वाला है। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म आज भीम के रूप में देशवासियों को 2016 के साल के आखिर में जब मैं दे रहा हूं, तो एक प्रकार से 2017 का उत्तम से उत्तम नजराना मैं दे रहा हूं। भाइयों बहनों, आज से 3 साल पहले के अखबार उठा लीजिए। पुराने अगर YouTube पर जाएंगे तो पुराने टीवी न्यूज के क्लिपिंग पड़े होंगे, वो देख लीजिए। क्या आता है? कितना गया, कोयले में कितना गया, 2G में कितना गया है। खबर यही रहती थी कितना गया। आज लोग देखे यार आज कितना आया। देखिए वक्त वक्त की बात है। वही देश यही देश, यही लोग, यही कानून, यही सरकार, यही फाइलें, यही नियम, वो भी एक वक्त था जब गए की चर्चा होती थी। ये भी एक वक्त है आने की चर्चा हो रही है। लोग हिसाब लगा रहे हैं, मंडे को इतना आया था, ट्यूसडे को कितना आया। अगर भाइयों बहनों देश के गरीबों के लिए अगर जज्बा हो, उनके प्रति समर्पण हो, तो सब चीज अच्छी करने के लिए ईश्वर भी ताकत देता है। मैं हैरान हूं, एक नेता ने बयान दिया, उन्होंने कहा खोदा डूंगर और निकाली चूहिया। भाई मुझे चूहिया ही निकालनी थी, वही तो सब खा जाती है चोरी छुपी से।
किसान मेहनत करके अनाज का ढेर करे, 2 चूहियां आ जाए साहब, सब खत्म कर जाती। तो जिस नेताजी ने जो कहा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि कम से कम सच तो बोले। ये चूहियां पकड़ने का ही काम है, जो देश का गरीब का धन खा जाते थे, वो चूहियां पकड़ने का ही काम है, और चल रहा है, तेज गति से चल रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस समय मीडिया के मित्रों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपको मालूम होगा, जो चीज मीडिया के लोग ठान ले तो उसका एक असर पैदा होता है। जब लोग लाल लाइट वाली गाड़ियों में घूमने के शौकीन हुआ करते थे, तो मीडिया वाले पीछे पड़ गए, कैमरा ले गए, अच्छा ये लाल लाइट लगा के बैठा है। धीरे धीरे जिसको लाल लाइट का हक था ना, वो भी डरने लगा, यार छोड़ो। बहुत लोग थे, सरकार कहे, कानून कहे, सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, कोई नहीं लगाता था। मीडिया वाले पीछे पड़ गए। कोई कार में बैठा है बड़ा आदमी, तो तुरंत निकालते थे, हाँ इसने सीट बेल्ट नहीं लगाया, फिर दूसरे दिन टीवी पे दिखाते थे, तो उसकी मुंडी इतनी हो जाती थी। वो सीट बेल्ट का अवेयरनेस आया। कभी हेलमेट के लिए सरकार कहती है भाई जिंदगी बचाने के लिए यार हेलमेट लगाओ, ये करो, सुनते नहीं। लेकिन मीडिया के लोग, कोई पुलिस वाला बिना हेलमेट जाता था तो पकड़ते थे टीवी पे और दिखाते थे, तो वो फिर कांपने लगते थे। लोग भी जाते थे, दिखा देखो ये जा रहा है। सरकार भी जागती थी, पुलिस भी जागती। ये सेवा कम नहीं है जी, ये सेवा बहुत बड़ी है। एक ऐसी जागरूकता आई, इवन स्वच्छता का अभियान। कोई मीडिया के लोग स्वच्छता रखनी चाहिए कहें, अलग बात है, लेकिन मैंने देखा वो सुबह शाम उनके कैमरा के लोग उन जगह पे घूमते थे, और कोई डालता था तुरंत पकड़ करते, फिर उसका इंटरव्यू करते थे। तो फिर वो ऐसे भागता, नहीं मेरा इदारा नहीं, मैंने देखा नहीं था। वो कहते दिखता है कि नहीं दिखता है, तो भागता था। देखिए, मैं मानता हूं हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, ऐसे तो मैं ढेर सारी चीजें गिना सकता हूं, क्योंकि मैं आशावादी सोच वाला इंसान, तो मुझे उसमें अच्छा दिखता है। कुछ लोगों को शिकायत करने का मन करता है कि ऐसा क्यों करते हैं, मुझे नहीं करता है, मुझे लगता है अच्छा करते हैं। और इसलिए आने वाले दिनों में मीडिया बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। ಎಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ. These routes, you don't get the benefit of non-payment of capital gains in India. As far as Switzerland is concerned, with effect from 2019, the arrangement has been that they will start giving us all informations about investments and monies parked in 2018 in Switzerland. So when you said that taxes are shared 50-50 between India and Singapore, थे वित्त मंत्री अरुण जेटली की फोन में भी किया जाना चाहिए, अंगूठे में भी बैंकिंग आना चाहिए। आया कि नहीं आया? तो बोलो मीडिया को मैं थैंक यू कहूं कि ना कहूं, इसलिए मैं उनको थैंक यू कहता हूं। लेकिन मुझे विश्वास है आप लोग चेत करके रहिए। अब मीडिया वाले 1 तारीख के बाद आपके हाथ में मोबाइल देखेंगे, कैमरा खड़ा करके पूछेंगे तेरे पास मोबाइल है? भीम है? कैश लेके क्यों घूम रहा है? पढ़े लिखे हो, क्या कर रहे हो? आप देखना 2017 में मीडिया के लोग आपको पूछने वाले हैं, सब हिंदुस्तान वालों को पूछने वाले हैं कि 2 मोबाइल फोन लेके घूम रहे हो, फिर भी तुम कैशलेस नहीं हो रहे हो। इसी से रिवॉल्यूशन आता है जी, क्रांति इसी से होती है। और मुझे विश्वास है कि देश
विश्व के आधुनिक देशों की तुलना में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के साथ कॉमन मैन की कनेक्टिविटी ये होके रहने वाला है। भाइयों बहनों, मैं ये साफ मत कहूं, हमारा देश ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं था। हमारा देश ऐसे ही सोने की चिड़िया में से गरीब नहीं बना है। हमारे अपनी कमियों के कारण, अपनी गलतियों के कारण, अपने गलत आचरण के कारण सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश गरीब देश की गिनती में आके खड़ा हो गया। लेकिन इसका मतलब यह है कि आज भी इस देश में फिर एक बार सोने की चिड़िया बनने का पोटेंशियल पड़ा हुआ है। क्यों न हम देश के गरीबों को उनका हक दिलाएं, मध्यम वर्गीय लोगों का जो शोषण हो रहा है उसको रोकें, ईमानदारी के रास्ते पर देश चलना चाहता है उसको हम बल दें। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं आज लोग इसका मूल्यांकन करने की न हिम्मत करेंगे न ही शायद उतना सामर्थ्य होगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारे घटनाक्रम का मूल्यांकन होगा, इतिहास की तवारीखों में जब मढ़ा जाएगा तब एक बात उजागर होने वाली है। हमारा देश, कभी कहा जाता था यूनान मिस्र मिट गए, लेकिन क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये वो कौन सी बात है, ये कौन सी बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं। भाइयों बहनों, आप अपने कार्यकाल में भी देखा होगा, जो छोटी आयु के हैं उन्होंने भी देखा होगा, जब भी हमारे देश में कोई बाहरी हमला होता है, कोई बाहरी जुल्म होता है, कोई बाहर से कुछ कह देता है, तो पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर के उसके खिलाफ मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। ये हमने कई बार देखा है, लेकिन पहली बार इस देश ने इस बात को अनुभव किया है और जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, यह देश अपनी अंदर की बुराइयों को खत्म करने के लिए एक हुआ। दोस्तों, अपने आप से लड़ने के लिए एक हुआ, अपने आप से लड़ने के लिए आगे आया, अपनी बुराइयों को परास्त करने के लिए 125 करोड़ देशवासी इतना कष्ट झेलने के लिए आए, तकलीफ के बाद भी हंसते हुए कहें, भाइयों बहनों, यही तो इस देश की ताकत है कि हम अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए खुद होकर के आगे आते हैं, समय मिलते ही निकल पड़ते हैं और करके रहते हैं। ये 8 तारीख के बाद देश ने इस ताकत का दर्शन कराया है, जो देश की अनमोल ताकत है। अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ना यह सामान्य बात नहीं है। 125 करोड़ देशवासी, और यह भी सही है कि ये बुराइयां कुछ लोगों ने स्वेच्छा से स्वीकार की होगी, कुछ लोग मजबूरन उसके शिकार हुए होंगे, लेकिन इच्छा अनिच्छा से भी ये दीमक की तरह फैल गई है। और इसलिए दीमक की तरह फैली हुई बेईमानी की बीमारी समाज में भी कभी तो ऐसा लगता था कि लोग शायद इससे जीने की आदत बना लेंगे, लेकिन 8 नवंबर के बाद मैंने देखा कि लोग मौके की तलाश में थे। ऐसी जिंदगी उनको नहीं चाहिए,
उनको ईमानदारी की जिंदगी चाहिए, उनको ईमानदारी का रास्ता चाहिए। और ये देशवासियों ने करके दिखाया है। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं, ये जो सारी मेहनत हो रही है, और ये काम छोटा नहीं जी, दुनिया को अचरज हो रहा है कि 86% करेंसी एकदम से व्यवहार से निकल जाए। दुनिया आज इस पर सोच नहीं सकती देश कैसा है, कैसे लोग हैं, और देखो जी रहे हैं, सोच रहे हैं आगे बढ़ना है। ये देश की कोई सामान्य ताकत नहीं है, और ये ताकत देशवासियों ने दिखाई है, और यही ताकत है जो आने वाले दिनों में देश को आगे ले जाने वाली है। इस देश के धन पर, इस देश की संपदा पर, इस देश के गरीब का हक सबसे पहले होना चाहिए। गरीबी के खिलाफ लड़ाई नारों से नहीं होती है। आप देखिए, मैंने देशवासियों से एक प्रार्थना की थी, कहा था कि आप अगर आर्थिक रूप से अगर आपको ज्यादा नुकसान नहीं होता है तो आप एलपीजी की सब्सिडी छोड़ दीजिए। यह देश जो कभी 9 सिलेंडर और 12 सिलेंडर पर 2014 के चुनाव का एजेंडा लेके चल रहा था, एक पार्टी इस बात के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी कि 9 सिलेंडर देंगे कि 12 सिलेंडर देंगे। जिस देश में पूरा चुनाव सिलेंडर की संख्या पर लड़ा गया हो, इस देश के अंदर एक सरकार आकर के लोगों को यह कहे कि सब्सिडी छोड़ दो, कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट। हम आपको 12 सिलेंडर दे दो, वोट दे दो, ये दूसरा ऐसा आया वो कहता है सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दो। 500 ಮತ್ತು 1000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 50 ದಿನ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಈಗ ಉಳಿದಿರುವುದು 48 ಗಂಟೆ. ಅಣ್ಣಾ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶಶಿಕಲಾ ಕಸರತ್ತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಟ ಅಜಿತ್ ಜೊತೆ ಶಶಿಕಲಾ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪಕ್ಷದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅಜಿತ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.